सो इकोनॉमिक प्लानिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, वेलफेयर, वेलफेयर में आ गया पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, और रीजनल ग्रोथ, यस। सो बेसिकली दीज आर दी मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हमें अचीव करना है, राइट। इसमें और भी डाल सकते हो आप। इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये देखो, ये कीवर्ड्स में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके आंसर इन्हीं कीवर्ड से बनना है, राइट। देन अमृतकाल 2047 डेवलप्ड इंडिया ऑब्जेक्टिव, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट हम बोलते हैं। तो प्लानिंग से हमें क्या ये सब अचीव करना है, राइट। ओके, देन कम्स हाउ। प्लानिंग कैसे कर रहे हो? नीति आयोग, ओके, और इंटीग्रेटेड। अब देखो जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया हाउ। उसने ये नहीं पूछा वाई व्हाट, पर जब आपने आंसर लिखना है, क्वेश्चन क्या देखो, पीवाईक्यू है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोस फॉलोड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। अच्छा ये ठीक। तो सिंपली उसने क्या क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल्स वाइज, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन किस एंगल से है, हाउ, और वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। अब जब आपने स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, तो पहले देखो कौन से टॉपिक से है ये, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन, बताओ। ओके, ठीक है, और ये तो देखो हर कोई सोच रहा है, थोड़ा और इनोवेटिव सोचो। कीवर्ड्स देखो क्या है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, वो भी नहीं। देखो स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव वे से करना है। हाँ, तो देखो कैसे स्टार्ट कर सकते हो, देखो ये कीवर्ड्स है, टॉपिक्स देखो, टॉपिक कौन सा, इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो क्यों ना इकोनॉमिक प्लानिंग और इन कीवर्ड्स को हम घुसा दें कहीं पे। इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन और एम्स टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ, ब्रॉट द चेंज इन द गवर्नेंस वेयर इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विद द नीति आयोग इन 2015। तो इसने आपने क्या बता दिया इसमें कि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ले आए, पर क्यों लेके आए, रीजन भी आपने दे दिया। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा कंपैरिजन करना है, पर ये नहीं पूछा ना वाई। तो वाई आप खुद डाल दो इंट्रोडक्शन में। आपकी इंट्रोडक्शन भी सही है, देखो वो हर कोई सोचेगा कि 2015 में सेटअप किया था, पर आप क्यों एक स्टेप अहेड जाओ और रीजन दे दो कि हमने क्यों सेटअप किया। इससे थोड़ी कैची लगेगी आपकी इंट्रोडक्शन, और कोई एफर्ट भी नहीं लग रहा है इसमें। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, पहले देखो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है, तो आपके वो टॉपिक माइंड में चलना चाहिए। वो टॉपिक ही आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाने में हेल्प करेगा, राइट। तो आपको एफर्ट्स नहीं डालने इंट्रो कंक्लूजन में, आपका अपने आप बनेगा जब आपने लिंक कर लिया अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग से है। सो इंडिया परस्यूइंग द मिक्स इकोनॉमिक, दूसरी इंट्रोडक्शन हो सकती है, इंडिया विद द एम ऑफ अचीविंग सॉरी इंडिया विद एम ऑफ परस्यूइंग मिक्स इकोनॉमिक मॉडल एंड टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ, या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ब्रॉड चेंज इन द इट्स प्लानिंग अप्रोच वेयर इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विद द नीति आयोग। आगे समझ, राइट। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ दे आर डिफरेंट। अब देखो क्वेश्चन इज मोर अबाउट प्रिंसिपल्स। पहले मुझे ये बताओ, प्लानिंग आप करते हो, राइट। तो प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको मैं बोलूँ सपोज आपने यूपीएससी की प्लानिंग करनी है, कैसे करोगे। तो बेसिकली आप फंडिंग का ध्यान रखोगे, फंडिंग एंड रिसोर्सेस। देन सो विल फाइंड आउट आइडेंटिफाई ऑल दी स्टेक होल्डर्स जो प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। देन
हाँ, कंट्री का साइज, तो आप बेसिकली यू विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन किसके लिए प्लान कर रहे हो, राइट, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा। और टाइम पीरियड, यस, और फोकस एरियाज, वो हो गया इंफॉर्मेशन, या फिर चलो फोकस एरियाज, राइट। तो ये बेसिकली आपकी अप्रोच रहेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ आर द प्रिंसिपल्स विच आर गवर्निंग द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, नीति आयोग कैसे काम करेगा, किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, वो ये कह रहा है सिंपली। तो आपको देखो क्वेश्चन टफ लग रहा है, पर है नहीं, वो सिंपली पूछे नीति आयोग कैसे ऑपरेट करता है और प्लानिंग कमीशन से कंपेयर करना है बस, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब आप कोई बॉडी इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहे हो, तो पहले आप क्या बोलोगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे सेटअप कर रहे हो आप। तो नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक बॉडी है, राइट, थिंक टैंक बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये इसके फीचर्स होंगे, क्लियर। तो आपने पहले स्ट्रक्चर लिखा, इट विल एक्ट एज अ थिंक टैंक बॉडी, और हाँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और क्या करेगा ये, इट विल जस्ट फ्रेम दी पॉलिसीज, पर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्लानिंग कमीशन से डिफरेंस क्या हो गया, राइट। तो बेसिकली आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन बता दिए इसके, एंड इट विल फ्रेम दी पॉलिसीज, राइट। नाउ इसी के साथ पैरेलल लिख दो, प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, प्लानिंग कमीशन भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, पर वो क्या करता था, फ्रेम पॉलिसीज भी करता था प्लस एग्जीक्यूट भी करता था, ये डिफरेंस है, राइट, सिंपल। तो पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन आता है, देखो उसकी क्या फंक्शन हुई है। अब जब आपने बता दिया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अब वो ऑपरेट करेगा, ऑपरेट कैसे करेगा वो, स्टेक होल्डर्स। अब जब प्लानिंग कमीशन था, स्टेक होल्डर मीन्स जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जैसे नीति आयोग मेरे लिए प्लान कर रहा है, प्लानिंग कमीशन मेरे लिए कर रहा है, तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, बताओ, गवर्नमेंट और एनजीओस, प्राइवेट प्लेयर्स, और हाँ, हम पब्लिक, और इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी होएगा, सेंटर स्टेट लोकल प्लेयर्स, और यू कैन से फेडरल सेटअप में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। तो ये सब इन्वॉल्व है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, बेसिकली जो जो उस डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाले, राइट। तो जब प्लानिंग कमीशन था, वो कैसे ऑपरेट करता था, सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज था, वन साइज फिट ऑल अप्रोच थी, राइट, और स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ज़्यादा, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट। पर व्हेन इट कम्स टू नीति आयोग, इसने वे ऑफ ऑपरेशन चेंज कर दिया, अब वो क्या सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, राइट, स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट अपहोल्ड कर रहा है, राइट। फेडरलिज्म में भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे दिख रहा है, हाँ, यस, तो किस किस सेटअप के थ्रू लेता है वो, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो वो एग्जांपल दे सकते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव में कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दिख रहा है हमें नीति आयोग के थ्रू, इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्स क्रिएट कर रहा है, वो एग्जांपल दे सकते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, राइट, ओके। फर्दर यहाँ पे भी दिख रहा है मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, नीति आयोग एनजीओ के साथ कोऑपरेट कर रहा है, एनजीओ के साथ कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने में, एग्जांपल्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम,
प्राइवेट प्लेयर्स के साथ अटल इनोवेशन मिशन। तो हमने क्या दिखाया बेसिकली, पहले हमने शो किया स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर बना और प्लानिंग कमीशन ने दिखा दिया। फिर हमने दिखाया कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे वो स्टेट के साथ ऑपरेट कर रहा है, फेडरलिज्म दिखा रहा है, दोनों एग्जाम्पल दे दिए। देन मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दे दिया। व्हाट इट फर्दर और फंडिंग, फंडिंग पैटर्न चेंज हुआ। प्लानिंग कमीशन के केस में क्या था, वो कंट्रोल करता था कैसे एलोकेट करना है स्टेट्स को फंड, पर व्हेन इट कम्स टू नीति आयोग नो पावर। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पावर चलेगी, तो हमने ये इन्वॉल्व कर दिया, राइट। फिर और कैसी इंगेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नीति आयोग कोऑपरेट कर रहा है, पर प्लानिंग कमीशन नहीं करता था। सो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बताओ टफ था ये, जस्ट प्रॉब्लम कहाँ थी, हमने जब पढ़ा हमने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, सिर्फ रट्टा मारा इसके क्या प्रिंसिपल्स है। पर आपके माइंड में होना चाहिए अच्छा प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग में क्या क्या चाहिए आपको, की पॉइंट सोचना है बस, कि पहले तो कौन स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन प्लान कर रहा है, राइट। फिर वो जिसके लिए डिसीजन ले रहा है क्या वो सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है प्लानिंग में। देन एग्जीक्यूशन स्टेज, एग्जीक्यूशन खुद कर रहा है या किसी के साथ कर रहा है। देन एग्जीक्यूशन के लिए फंड चाहिए, बस। तो आपको सिर्फ प्लानिंग सोचना था और बस देखना अच्छा नीति आयोग कैसे प्लान कर रहा है, और एग्जांपल्स न्यूज़पेपर में आपको, तो न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स मिल रहे हैं, एंड ये फ्रेमवर्क आपका खुद बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। तो रट्टा नहीं मानना, प्री के लिए मानना है, चलो कुछ फैक्ट्स होते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू मीन्स आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले देखो नीति आयोग का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग करना है, और इकोनॉमिक प्लानिंग के स्टेजेस क्या है, राइट, वो सेम चीज। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। तो आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इट्स जस्ट हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो कंसाइज करना सीखो नोट्स को, राइट। एग्जाम्पल्स मैं लिखवा देता हूँ, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन ये बेसिकली क्या, नीति आयोग प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन है। तो कंपैरिजन में शो कर सकते हो कि नीति आयोग इज वर्किंग विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इवन प्राइवेट प्लेयर्स, इवन प्राइवेट प्लेयर्स। So you can quote these examples, right? Then ease of doing business promote कर रहा है, so this is NA means नीति आयोग plus FICCI, so it is promoting ease of doing business जहाँ पे collaboration दिख रही है, right? Then स्वच्छ भारत मिशन जहाँ पे नीति आयोग is working with civil society to bring behavioral changes, right? Then SDG India Index, ये किसका है, नीति आयोग प्लस UNDP इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके। The नीति आयोग इज कोलैबोरेटिंग विद WHO वेरियस हेल्थ मिशंस में, नेशनल हेल्थ मिशन रन कर रहा है विद WHO, राइट। देन कम्स जो इसका मोस्ट फेमस या फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो आंसर में आप एक और चीज कर सकते हो, आप बॉक्स भी बना सकते हो, जैसे कोई एक मेजर इनिशिएटिव चल रहा है उसका, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दी, राइट, टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, देन आपने लिखा हाउ इट डिफर्स, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए विद एग्जांपल्स, राइट।
देन नीति आयोग को थोड़ी स्पेशलिटी दिखाने के लिए आप एक केस स्टडी दिखा सकते हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बिकॉज देखो ऐसे प्रोग्राम्स प्लानिंग कमीशन भी रन कर रहा था, पर नीति आयोग के केस में एक हमें न्यू अनकन्वेंशनल वो दिख रहा है, हमें क्या कहते हैं, वे ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट नीति आयोग क्या कर रहा है, तो लिख लो, नीति आयोग आइडेंटिफाइज 112 डिस्ट्रिक्ट्स। फर्स्ट की पॉइंट, नीति आयोग आइडेंटिफाइज 112 districts. Niti Aayog identifies 112 districts based on criteria like education, health, etc. Right. Second, its aim is to transform these districts. Its aim is to transform these districts by empowering districts. Aim is to transform these districts by empowering districts and engage communities. तो ये वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट replicates best practices from one district to another. It replicates best practices from one district to another. तो ये क्या शो कर रहा है, कंपेटिटिव फेडरलिज्म, राइट। तो बेसिकली एक का बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे में यूज कर रहा है ताकि दूसरे की ग्रोथ हो सके, और यू कैन से शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देन लास्ट पॉइंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग is done by aspirational district dashboard. सो बेसिकली देखो, अब आपका नीति आयोग पूरा तैयार हो गया। अब न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है नीति आयोग रिलेटेड, तो आपको बस उठा के वो एग्जाम्पल डालना है पे। अगर किसी इनिशिएटिव से मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट दिख रही है उसकी, या कुछ फंडिंग पावर मिल जाए उसे, राइट, तो कुछ भी आता है आपको यहाँ बस एग्जाम्पल लिखना है। पर आई होप नीति आयोग अब आपका कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार है, कोई भी क्वेश्चन आएगा नीति आयोग पे लिख सकते हो, राइट। और अगर आते हैं नीति आयोग क्या अचीव करना चाहता है, अगर इसमें एडिशनल होता तो ये सब अचीव करना चाहता है वो, इसमें भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, वही नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव होएगा, राइट। सो कंक्लूड कैसे करोगे, बताओ कैसे कंक्लूड करोगे इसे। वैसे इसमें जरूरत नहीं है, कंपैरिजन था, तो इनके सपोज डिस्कस आता है या कुछ, तो कंक्लूड कैसे करोगे आप। टू इम्प्रूव, बेसिकली देखो कंक्लूजन के लिए क्या करना है आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छा लिखना है, या फ्यूचर ओरिएंटेड बताना है, या उसमें कुछ कमी है सोल्यूशन दे दो, नहीं है तो उसको बोलो कि हाँ इससे हम ये अचीव करना है, तो इसको इंटैक्ट रखो इन सोल्यूशन को। तो सिंपली आप लिखो कि हाँ नीति आयोग इज अ राइट स्टेप इन द सेटिंग अप ऑफ द नीति आयोग इज द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन, राइट। सो थ्रू दिस India should invest more in this institution and engage more its cooperation with other institutions like NGO and all in order to achieve new India or build new India और अमृत काल 2047। तो जो ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली मोदी जी बोलते हैं, तो कंक्लूजन में आपको वो दिखाना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहता है एट द एंड। तो इट्स लाइक नीति आयोग इज मीन्स टू एन एंड आपको मोदी जी बता रहे हैं मीन्स क्या है, ये इंस्टीट्यूशन। तो कंक्लूजन में वो दिखाओ कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन टू अचीव दिस एंड, वो आपको दिखना चाहिए, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखो, आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी थी कुछ, खुद ही कंटेंट जनरेट कर सकते हो। अब यूपीएससी पता है नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर देगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। या हो सकता है वो क्या करेगा, प्लानिंग कमीशन टर्म हटा देगा, वो लिखा कि एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रोसेस ऑफ नीति आयोग, ये पूछ लेगा क्वेश्चन।
तो पीवाई क्यू रिपीट्स होते हैं। अगर नीति आयोग इस साल कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा तो पक्का क्वेश्चन आएगा, बस एग्जाम्पल थोड़ा अपडेट हो जाएगा, मतलब अदरवाइज ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे हैं। Got it? All right. नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप एक और कंक्लूजन लिख सकते हो। नीति आयोग लिखवा देता हूँ। नीति आयोग रिफॉर्म्स गवर्नेंस मॉडल by bringing bottom up approach in economic planning and ensures development agenda is inclusive, participatory. Development agenda is inclusive, participatory, responsive to unique needs of diverse regions. राइट, तो इसमें देखो कीवर्ड्स देखो क्या आते हैं, रिफॉर्म्स दी गवर्नेंस मॉडल, फिर बॉटम अप अप्रोच, देन डेवलपमेंट एजेंडा इज इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिस्पॉन्सिव। तो ये कीवर्ड्स है, देखो जो गोल्स हमें अचीव करने वही देखो ऐसे लिखते हैं, मतलब आप और अच्छी बेटर वे से लिख सकते हो, पर एक ये भी एक वे ऑफ कंक्लूडिंग। तो बेसिकली आपने तारीफ की उसकी, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं क्रिटिसिज्म वगैरह, तो तारीफ कर दी बस आपने, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ही हो रहा है। तो जब भी किसी इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा होता है तो हमेशा पॉजिटिव लिखो उसका, अगर कुछ कमी होती है लिख दो हाँ ये कमी एड्रेस कर दो, अदरवाइज दिस इज अ गुड इंस्टीट्यूशन, बिकॉज आप लोगों ने सिविल सर्वेंट बनना है, नौकर बनना है, तो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म इतनी नहीं होनी चाहिए कंक्लूजन में, ये हमेशा ध्यान रखना। राइट, ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर कैसे लिखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। So, what were the key processes of the economic reforms which were initiated in 1991? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 क्या है, राइट, प्रोसेसेस लिख दो या फिर उसको बोल दो एलिमेंट्स बोल दो आप, राइट, या क्या एक्शंस लिए थे थ्रू 1991 रिफॉर्म्स, वही पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? यस, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट, इसमें वाई तो पूछा ही नहीं, तो आपके पास एक अच्छा एक फ्रीडम है, इंट्रोडक्शन में आप वाई से स्टार्ट करो कि क्यों हमने स्टार्ट किया था रिफॉर्म्स, तो आपकी इंट्रोडक्शन होगी। सो बताओ क्यों स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस और इन्फ्लेशन प्रेशर, ओके, बीओपी क्राइसिस, इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट डिक्लाइन, ओके, और हाँ, ओके, पुअर प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लान्स, ओके, और क्या पॉलिसीज, हाँ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, केस, और और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था, वीक इंस्टीट्यूशंस, ओके, और
और किस लिए हम लेके आए थे? ये तो आपने नेगेटिव लिखे, पॉजिटिव चीज तो बताओ। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है। पॉजिटिव चीज क्या थी? हमें ग्रोथ अचीव करनी है और हमें इंडिया को इंटीग्रेट करना है विद ग्लोबल इकोनॉमी। तभी हम बोलते हैं ना एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो अब देखो ये सारे पॉइंट्स को सम अप करना है, कैसे करोगे? ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ, तो कैसे करोगे इसका? क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन 30 वर्ड्स की लिखनी है और कंटेंट आपके पास इतना सारा है, कैसे क्रक्स डालो? देखो ऐसे कि इसमें बेस्ट वे क्या होता है, 2-3 रीजंस ढूंढ लो वाई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस क्या थे? अगर आप इनमें से, हाँ क्या? बीओपी क्राइसिस और ग्रोथ, हमें ग्रोथ चाहिए, और वर्ल्ड बैंक प्रेशर वो बाद में आया था, वो एक्चुअली ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, और इकोनॉमिक प्लान्स, ओके, यस, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ये 3 में ही है। बाकियों का आप क्या लिख सकते हो? लिबरेट द इकोनॉमी, बिकॉज यहाँ पे क्या पुअर इकोनॉमिक कंट्रोल थे, राइट? तो हाउ कैन यू स्टार्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? पहले तो तारीफ करो, इट वॉज द हिस्टोरिक मोमेंट इन द इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। हिस्टोरिक मोमेंट है ये, राइट? विच एम्ड to end BOP crisis, right? Liberate the economy from the governmental control, achieve economic growth, and integrate Indian economy with the world. देखो रीजन से ही आपके बन गई इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमने क्या किया? एंड द बीओपी क्राइसिस, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल्स थे, बिकॉज लाइसेंस राज वगैरह। सो लिबरेट इकोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड फाइनली इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। दिस इज हाउ यू कैन राइट। तो आपने देखो इंट्रोडक्शन में एफर्ट्स डालने ही नहीं, जस्ट आपके माइंड में चाहिए अच्छा क्या क्या। देखो जब भी आंसर्स लिखना है ना, देखो 10 मार्कर भी आएगा, 15 मार्कर्स भी आएंगे। 10 मार्कर्स में स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी नोट्स बनाने हैं और आपके देखो 15-20 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, तो पहले उनको भी ना आप प्रायोरिटी वाइज लिखो। जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है उसको सबसे पहले लिखो, फिर सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, ताकि अगर सपोज 10 मार्कर आ गया तो वो पहले 5 पॉइंट ही आपको एज इट इज लिखने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। अगर 15 मार्कर्स आ गया तो और स्पेस मिल गई, तो नेक्स्ट 4-5 पॉइंट्स लिख दो। तो प्रायोरिटाइज भी करना है आपको। तो मैंने देखो आपके सारे रीजन आपसे पूछे, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो लिखे हैं, राइट? तो पॉइंट्स को भी प्रायोरिटाइज करना सीखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको दिखाओ, राइट? क्लियर? तो इंट्रोडक्शन समझ आई कैसे लिखनी है? ऑलराइट, अब आता है प्रोसेसेस। बताओ प्रोसेसेस क्या क्या थे, बताओ। यस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मीन थे। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? लिबरलाइजेशन मीनिंग क्या होता है? हाँ, ओके। मैं अगर आपको बोलूँ कि यहीं पर ही बैठे रहो, तो आप बैठ सकोगे? नहीं ना, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो लिबरलाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? एक, हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द डेफिनेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इकोनॉमी इज मार्केट ड्रिवन या मार्केट फोर्सेस ड्रिवन। पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए।
वो जो आप बता रहे हो कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कम हुआ या गवर्नमेंट कहाँ का कंट्रोल कर रहा था वो हमने कम किया। पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, राइट? क्योंकि क्वेश्चन देखो इसमें यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स क्या थे। तो लिबरलाइजेशन पहले बताओगे ना क्या होता है, एकदम से तो नहीं स्टार्ट करोगे। तो लिबरलाइजेशन में एम क्या है कि रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर द इंडियन इकोनॉमी and give freedom to the economy so that it can run by market forces, demand and supply basis basically, right? अब कैसे लिबरलाइज किया था बताओ, अब उसको लिए हमने क्या क्या किया था बताओ। लाइसेंस रिक्वायरमेंट, तो बेसिकली इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया था, डीरेगुलेटेड थी इंडस्ट्रीज। क्या किया था, लाइसेंस, तो हमने क्या किया, एंड किया लाइसेंस राज। पहले लाइसेंस राज था, हर चीज के लिए कितनी क्वांटिटी बनाना है, राइट, कहाँ पे सेटअप करना है बिजनेस, सब चीज में कंट्रोल था गवर्नमेंट का, राइट। गवर्नमेंट ये बता रही है आपको कहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज करना है, किसको बेचना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, सब कुछ। तो ऐसे में तो बिजनेस रन ही नहीं हो सकते, राइट। तो एनडी लाइसेंस राज, और कैसे डीरेगुलेट किया था, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, एफडीआई पॉलिसी आपने रिलैक्स की थी ताकि अब फॉरेन प्लेयर्स भी आ सके, और लेबर लॉज को इतना नहीं किया था, लेबर लॉज तो अब बना है, मतलब जो, हाँ, टैरिफ वो उसमें आ जाएगा व्हेन यू विल टॉक अबाउट ट्रेड पॉलिसी। तो देखो लिबरलाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना, राइट। तो बेसिकली पहले जो रन हो रहा था, बिजनेस कैसे रन होता है, इकोनॉमी कैसे रन होती है, आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे एंड देन उसको मार्केट मार्केट करोगे, ट्रेड, ये होता है इकोनॉमी का प्रोसेस। तो गवर्नमेंट इस पे भी कंट्रोल कर रही थी, इस पे भी कंट्रोल कर रही थी। तो इस पे कैसे कर रही थी, लाइसेंस राज के थ्रू, तो वो हमने एंड किया। देन इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है वो, एंड देन उसमें भी क्या था, अगर आपको ध्यान हो, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं हम। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, हाँ, सॉरी, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या था, कुछ सेक्टर्स रिजर्व थे, पर अब हमने क्या किया था, कुछ नॉन कोर सेक्टर्स हमने डिक्लेयर किए और उनको डी रिजर्व कर दिया। अब हर कोई एंटर कर सकता था, राइट। तो इंडस्ट्रीज पे हमने कंट्रोल डीरेगुलेट किया। दिस इज द फर्स्ट लिबरेशन में क्या किया हमने, ये क्लियर। देन कम्स ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड, ट्रेड आप कर रहे हो, तो ट्रेड में क्या क्या आएगा, सपोज आप आउटसाइड किसी नेशन से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे टैरिफ्स की बातें आएगी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ डिफरेंस पता है, पता है सबको, क्लियर। टैरिफ मीन्स टैक्स लगाना, नॉन टैरिफ आप टेक्निकल इश्यूज लगा रहे हो, किसकी क्वालिटी कम है इसलिए हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉन टैरिफ। और ट्रेड में और क्या आएगा, कोटा सिस्टम, कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है, कितना करना है। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन हमारी पॉलिसी थी, राइट, ये सब था हमारा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टैरिफ एंड नॉन टैरिफ को रिड्यूस किया, राइट। देन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन था, तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट सिस्टम, एक्सपोर्ट हमने प्रमोट किया। अब आपको एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, कैसे करोगे, अगर सपोज मैं हूँ बिजनेसमैन हूँ, मुझे कहते हैं यूएसए कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट मुझे कैसे सपोर्ट करेगी, सब्सिडीज के थ्रू, टैक्स कंसेशन, इनपुट, हाँ, डिवैल्यूशन ऑफ रुपी, एंड देन क्या कहते हैं, व्हाट यू से, कंसेशन हो गए, देन क्रेडिट, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट, कि आप बेचो उसे 100 रुपये में, पर नहीं आप बेचो सस्ते में, पर आपको पैसा वापस मिल जाएगा जो टैक्स का, क्लियर। तो दिस इज हाउ इट वाज डन। सो फर्स्ट लिबरलाइजेशन में क्या आपने क्या किया,
इकोनॉमी जो थी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड उसको गवर्नमेंट कंट्रोल हटा दिया। क्लियर? तो यही दो पॉइंट्स लिखने थे आपको, ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड एंड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ कम्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो। तो वो कैसे किया हमने? हाउ वाज प्राइवेटाइजेशन डन? फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने 1991 में ओएनजीसी, भेल, सेल एज एग्जाम्पल लिख सकते हो, इन सबसे डिसइन्वेस्ट किए थे। और इनिशियली क्या था? माइनॉरिटी स्टेक्स, मेजॉरिटी स्टेक्स नहीं हमने किए थे। एंड देन सेकंड वाज डी रिजर्व दी सेक्टर्स, जहाँ पे हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया। कौन कौन से थे 1991 में? हाँ, एविएशन और टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल्स। यस, ऑटोमोबाइल्स में पहले भी थे। अब मेनली जो एक और सेक्टर जो सबसे आया था, बैंकिंग। बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स वर आल्सो इन्वॉल्व। क्लियर? देन कम्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे होगी? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है इकोनॉमिक टर्म्स में? यस, लेबर, कैपिटल एंड गुड्स। ये ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक में हम इसे देखते हैं कि विद इज फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड गुड्स, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन में मेजर्स क्या होंगे इन तीनों के हिसाब से बताओ। लेबर को लेके हमने क्या किया था? वीज़ा रूल्स हमने रिलैक्स कर दिए थे। कैपिटल को लेके, कैपिटल मीन्स पैसा, मतलब एफडीआई एंड करेंसी, तो एफडीआई रूल्स हमने रिलैक्स कर दिए थे। जहाँ पे हमने क्या किया? ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू 51% शेयर, मतलब अप टू 51% आप डिसइन्वेस्ट कर सकते हो या फॉरेन प्लेयर्स को दे सकते हो, और वो क्या ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। क्लियर? देन करेंसी, तो आपने क्या था? डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। एंड व्हेन इट कम्स टू गुड्स, गुड्स की फ्री मूवमेंट हो तो उसके लिए हमने क्या मेजर्स लिए थे? टैरिफ, नॉन टैरिफ हो गया, और यस बायलैटरल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। और हमने 1995 में क्या किया था? डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया था। तो रट्टा नहीं मारना, सिंपली लिबरलाइजेशन क्या होता है समझो, पॉइंट्स अपने आप आएंगे आपके। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? मीनिंग, तो अपने आप पॉइंट्स जनरेट होंगे। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन में ये तीन कीवर्ड्स इन्वॉल्व है, तो देख लो इनके लिए क्या क्या मेजर लिए थे, अपने आप जनरेट हो गए पॉइंट्स, राइट? ओके, इसके साथ हमने मेजर एक और लिया था, दो मेजर बोल सकते हो। ये तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे एलपीजी में, पर साथ में हम फिजिकल रिफॉर्म्स भी लेके आए थे, एंड हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म्स किए थे। बिकॉज आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी, उसमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है। क्योंकि 1991 में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था इट वाज अराउंड 8 to 9%, तो हमें उसको रिड्यूस करना था अराउंड 4%। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? फिजिकल डिसिप्लिन हमने फोकस था हमारा, फिजिकल डिसिप्लिन, जहाँ पे हमारा एम क्या है, जो 8 to 9% हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको 4 to 5% पर लेके आना। एंड 2003 में हमने क्या किया था? ये केम अप विद दी FRBM एक्ट, राइट? पर ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो गया? 1991 से, फिजिकल डिसिप्लिन। एंड फिजिकल डिसिप्लिन के और क्या लाओगे आप? टैक्स रिफॉर्म, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सिंप्लीफाई दी टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं वो टैक्स रूल्स पढ़ूँ मुझे ही नहीं समझ आता, पर वो जनरल पॉपुलेशन को भी समझ आना चाहिए।
सो टैक्स रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, सिंप्लीफाई दी टैक्स रिफॉर्म्स, एंड सेकेंड स्टेप क्या था, कॉर्पोरेट्स आए इंडिया में वर्क करे, तो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर कम कर दिया था हमने। सो 50 से 25% पे आ गए थे हम, 35, 50 से 35, और आज कितना है। हाँ, तो अब देखो यही रिफॉर्म्स आज भी चल रहे हैं। अगर सपोज यूपीएससी पूछे क्वेश्चन कि 1991 में रिफॉर्म्स हमने लिए थे, उससे हमें क्या अचीव हुआ, तो अचीवमेंट में क्या लिखोगे। हाँ, यस, तो बेसिकली आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या इकोनॉमी की, वो लिखोगे अचीवमेंट में। 1991 से बेटर है आज के टाइम पे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। देन एफडीआई टॉप मोस्ट है, ऐसे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, ऑल दैट, ये सब लिख सकते हो। फिर आएगा यूपीएस सोचेगा अब हमें और क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो जब और क्या रिफॉर्म्स लाने, तो सिंपली रट्टा नहीं मारना, यही पॉइंट सोचने हैं कि अच्छा अगर हम डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, पर इंडस्ट्रीज में और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वही सोल्यूशन देना है, वही रिफॉर्म्स होंगे, राइट। देन ट्रेड में हमारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जो उसके सोल्यूशन होंगे वो लिखने हमें, वो रिफॉर्म का पार्ट बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में हम क्या प्रॉब्लम फेस करें, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह में, तो वही आपको लिखने हैं। देन लिबरलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सो ग्लोबलाइजेशन में वो पॉइंट्स लिखने हमें, जो सोल्यूशन है आपके। तो अगर यूपीएससी पूछते आज क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी है या नहीं है, तो हाँ लिख सकते हैं यस हमें जरूरी है। और क्या होने चाहिए पॉइंट्स, यू कैन जनरेट योर ओन पॉइंट्स। ऐसी फिजिकल रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स हर रोज न्यूज़ में रहता है, राइट। इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए बताओ, किसी ने पढ़ा होगा फिजिकल डेफिसिट टॉपिक, फिजिकल पॉलिसी, उसके लिए क्या सोल्यूशन चल रहे हैं अभी न्यूज़ में। एक कमेटी बैठी थी एनके सिंह, उसने क्या सजेस्ट किया था, फिजिकल काउंसिल सेटअप करो, एंड देन पैरामीटर टू जज फिजिकल पॉलिसी शुड बी डेट टू जीडीपी रेशियो, नॉट फिजिकल डेफिसिट। तो वही रिफॉर्म्स में आ जाएंगे पॉइंट्स, राइट। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया ना, हमें स्ट्रक्चर पता चल गया, तो क्वेश्चन अब जैसा भी आएगा ट्विस्ट होकर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, दैट मीन्स कैपिटल इंस्टीट्यूशंस। तो 1991 के बाद क्या चेंजेस आए थे बैंकिंग स्ट्रक्चर में, नेशनलाइजेशन, ओके, और नहीं प्राइवेट प्लेयर्स आ गए थे ना, अब तो नेशनलाइजेशन कम हुई थी, नेशनलाइजेशन पहले हो गई थी 69-81 में, उसके बाद तो किया ही नहीं। ओपन न्यू बैंक्स, तो बेसिकली अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स, राइट। और बैंकिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आए थे, यस, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, अब बैंक्स खुद इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते थे। देन यस, सो न्यू डेट मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट्स वर सेटअप, बॉन्ड एंड डेट मार्केट्स, डेट मार्केट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आ गई, बॉन्ड में ये हमारी स्टॉक मार्केट, राइट। ये आफ्टर 1981 ही मतलब सेटअप हुए हैं। और यस, एग्जिम बैंक वगैरह ये सब और इम्पावर करते थे। सो दीज वर द रिफॉर्म्स। तो आप देखो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने ये रिफॉर्म्स लिए तब जाके हमारी इकोनॉमी चलनी शुरू, तो ये सब लिखना था, गॉट इट। अब लिख सकते हो, अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आज भी पूछ ले तो हम ये सब लिख सकते हैं, हमें सिर्फ लिखने का अच्छा इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वही सोल्यूशन देने हैं, अगर आपको पूछा जाए और क्या। कंक्लूड कैसे करोगे, 1991 रिफॉर्म्स के बारे में पूछा है, तो कंक्लूड कैसे करोगे, स्टार्ट आपने किया क्यों लेके आए थे। हाँ, तो इम्पैक्ट बता दो कि 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया क्या हो गया, और इंटीग्रेटेड हो गया, एंड इंडिया टुडे इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, टॉप मोस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन,
यू कैन टॉक अबाउट, एंड इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज दी वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब, ये लिख सकते हो, या फिर ये भी डाल सकते हो सर्विस सेक्टर अकाउंट करता है 55% ऑफ जीडीपी, वो भी आफ्टर 1991 पॉसिबल हुआ है। तो बेसिकली जो इंडिया की सिचुएशन है वो लिखना है हमें, और तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था 1991 रिफॉर्म्स के बारे में था, क्यों, क्या है और क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे 1991 रिफॉर्म्स पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the goals that a developing economy aspires for is to bring down the incremental capital output ratio. In this context, what are the constraints that underlie the efficient conversion of savings rate to investment in the Indian economy? Also suggest some measures to improve this efficiency. समझाओ ये क्वेश्चन क्या था, लग रहा टफ है पर इजी है, बताओ क्वेश्चन क्या है, क्या आप लोगों को क्या मीनिंग लगा इसका। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, जो आईसीआर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, मेन क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, बस ये क्वेश्चन है। हमारे पास पैसा है, घर पे भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, एफडीआई भी बाहर, मतलब बाहर पैसा है, पर इंडिया में कोई क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन है बस, और क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कैसे करोगे, आईसीआर को डिफरेंट, तो आईसीआर ओ आर को आप इन्वेस्टमेंट से लिंक करोगे। आईसीआर क्या होता है, ओके हाँ ओके, तो आई इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना आउटकम आ रहा है इकोनॉमी में, राइट। अगर मैंने सपोज 10 रुपये इन्वेस्ट किया और मेरे को आउटपुट आया 100 रुपये, 10 का 100 आया, राइट। ऐसी कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, उसने 5 किया, उसको भी आउटकम 100 आया, तो बेनिफिशियल क्या है, ए या बी, बी, जो कम इन्वेस्ट कर रहा है पर उसको आउटकम ज़्यादा रहा है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, जो कम इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा आउटकम लेके आ पा रहा है, राइट। सो आईसीआर क्या कहता है, कितना हमने इन्वेस्ट किया और कितनी ग्रोथ हुई हमारी जीडीपी में। सो 10/100, 5/100, लो किस केस में, इसमें बी के केस में, तो जितना लो आईसीआर रहेगा उतना हमारा इकोनॉमी वुड बी बेनिफिशियल। वो क्या शो कर रहा है, दैट आर इकोनॉमी इज एफिशिएंट, जो कम इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा आउटकम निकाल पा रहा है। सपोज आप लो दिल्ली का एग्जाम्पल लो, हिमाचल का लो, दिल्ली में आपने 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और हिमाचल में इन्वेस्ट किए, आउटकम आपको कहाँ ज़्यादा आ रहा है, दिल्ली में, क्यों, बताओ रीजंस। हाँ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, और डिमांड, ओके, और हाँ, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है, यस, और हाँ, बेटर ह्यूमन रिसोर्स, ओके, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज, तो एग्लोमरेशन बेनिफिट्स बोलते हैं, और हाँ, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में आ गया, और रेगुलेटरी मेजर्स, पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और तो अब हमने दिल्ली और हिमाचल को कंपेयर किया, क्वेश्चन क्या है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम क्यों है, तो यही पॉइंट्स बनेंगे। तो बताओ, आपको आपको पता है आंसर क्या है, जस्ट आपने क्वेश्चन ही समझा,
सिर्फ आपको पहले बताना है कि देखो ICOR क्या होता है, राइट, कि एडिशनल कैपिटल इनपुट से कितना आउटकम आ रहा है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एफिशिएंट इज द इंडियन इकोनॉमी, राइट। डेटा आपको पता होना चाहिए। अभी जो ICOR है इंडिया का 3.5 है, फिजिकल ईयर 12 में कितना था, अराउंड 7.2, राइट। इंडिया ICOR रेट अभी जो है 3.5 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले ICOR डिफाइन किया, देन लिख दो कि इट रिफ्लेक्ट्स दी हाउ एफिशिएंट द इंडियन इकोनॉमीज, एंड हैविंग लो ICOR attracts the investment. Currently, India has this much ICOR, but in order to achieve the full economic growth, India needs to convert its savings to investment. पर कुछ बैरियर फेस कर रहा है, बैरियर बताने, तो दिस वुड बी द, सो बैरियर स्टार्ट करो। अब देखो आपको इकोनॉमी रन करनी है, एक तो ये हो गया। सपोज अगर आपको कुछ इकोनॉमी रन करनी है, या क्या फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी को डिटरमाइन करते हैं बताओ। हाँ, पहले पहले आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, या आपको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए, रेगुलेटरी पॉलिसीज और क्रेडिट कैपिटल में आ गया, और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, और डिमांड, डिमांड बोल सकते हो, यस, और हाँ, सोशल मैकेनिज्म जैसे कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट ऐसे, वो पॉलिसीज में आ गया, रेगुलेटरी पॉलिसीज, उसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट हम टर्म यूज करते हैं। कल्चरल फैक्टर वो डिमांड में आ गया, कल्चरल फैक्टर। और अगर आप स्टॉक मार्केट मतलब अगर फॉलो करते हैं कुछ भी है, या फिर जैसे ऑयल प्राइस इंक्रीज हो गया, क्यों हो रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, यस, ये तो इंटरनल हो गया, ग्लोबल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली आप देखो पूरी इकोनॉमी इन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करती है। सो ऐसी अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इंडिया में, तो यही रीजन होंगे क्यों नहीं आ रही। पहली बात लैंड इशू क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, प्रॉपर्टी एक्वायर इजिली कर सकते हो आप, क्यों, हाँ, लैंड टाइटल्स क्लियर नहीं है, तो एक रीजन ये आ सकता है कि हमारे पुअर लैंड रिफॉर्म्स। देन इंडिया में अगर कंट्री और कोई सॉरी इंडस्ट्री आती है, तो वो लेबर को दिखेगी, पर वो इंडिया में इशू क्या लेबर को लेके, स्किल गैप्स है। स्किल गैप्स डेटा दे दो कि 72% कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है, या 50% ऑफ एम्प्लॉयबल जो लोग हैं, वो सॉरी 50% ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, जो भी न्यूज़पेपर में PLFS रिपोर्ट या स्किल इंडिया रिपोर्ट का डेटा। देन कैपिटल रिलेटेड इशू क्या है, हाँ, इजी एक्सेस टू क्रेडिट नहीं, अच्छा नॉट इजी एक्सेस टू क्रेडिट, तो कैसे इसे लिखोगे, हाँ, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है, और यस NPA लिखो, क्यों NPA राइज कर रहा है, तो इसलिए क्या इफेक्टिव लैंडिंग नहीं हो रही, स्पेशली MSME को नहीं मिल रहा। देन एक तो क्या बैंक सोर्स ऑफ मनी हो गया, देन सेकंड सोर्स ऑफ मनी क्या है, बॉन्ड मार्केट, वो अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं इंडिया में, अभी भी क्या है नेसेंट स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही इंडिया में। हाँ, अब वो क्या कल्चरल डिमांड फैक्टर हो गया। हमारा कल्चर क्या है, हम गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा 60 to 70% पैसा यहाँ सेफ है, और इससे तो कुछ जनरेट नहीं हो रहा कुछ इनकम, तो इनको टैप करना ज़रूरी है। तो अब देखो जो हम स्कीम लेके आते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम,
वो यही इसी के लिए था कि आप गोल्ड में मत करो, जो गोल्ड में आपने इन्वेस्ट करो वो हमें दे दो पैसा, बस। पर वो पैसा हम फिर सर्कुलेट कर सकते हैं इकोनॉमी में। तो कल्चरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सेविंग सारी यहाँ सेव हो रही है पर हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे इकोनॉमी में वापस, राइट। देन एक और रीजन के कैपिटल में जो हमारी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे पीपीएफ हो गया, राइट। देन एफडीज हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स, उसमें क्या लो रिटर्न है और इन्फ्लेशन हमारा 6 to 7% चल रहा है। यहाँ पे रिटर्न 4 to 5% आ रहा है और इन्फ्लेशन 6 to 7%, तो इफेक्टिव रिटर्न आपका नेगेटिव में जा रहा है। तो लोग इनमें भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे एफडीज में, राइट। तो जब हम इनमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास पैसा नहीं होगा आगे देने को। तो अगर उनके पास पैसा देने को नहीं है तो अगर फिर मैं पैसा उनसे बोरो नहीं करूंगा तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये क्लियर रीजन। देन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर नहीं इंडिया में है, तो फिर इश्यूज बहुत है, आईपीआर डिलेज हो रही है, राइट। देन एंजल इन्वेस्टर्स नहीं इंडिया में इतने, और देन रेगुलेटरी पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अब देखो इकोनॉमी में गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बनाता है। एक तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, राइट। और कौन सी आएगी, मॉनेटरी, फिस्कल, ट्रेड, हाँ, डिस्प्यूट रिलेटेड, जहाँ ये जुडिशरी आ जाता है। तो ये सारी पॉलिसीज हैं। अब इंडिया में एक टर्म चलता है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ किया था, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, एंड एक और टर्म है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, और एक और टर्म है, हाँ, चक्रव्यूह चैलेंज। ये टर्म सुने आपने। पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्या हो गया कि देखो, पॉलिसी सर्टेनिटी मतलब क्या होगा, मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी। पर इंडिया के केस में क्या है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स, ई कॉमर्स में इफेक्ट हो रहा है, और बड़े बड़े एग्जाम्पल दो, ये तो चलो है ही है। पिछले 15 साल में झटके कब कब लगे हमें, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, और एक बहुत बड़ा केस चल रहा था, हाँ, वोडाफोन का, वोडाफोन का केस था, पता है ना सबको, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। सो ऐसे केस में क्या कोई आएगा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। सो पॉलिसी अनसर्टेनिटी, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, एंड देन वोडाफोन केस, ये दे सकते हो आप एग्जाम्पल। देन कम्स रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, इसका मीनिंग क्या है, इसमें वो ई कॉमर्स का दे सकते हो। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसी बनानी है, पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, बता भी रही कि आपको कैसे बिजनेस करना है। तो इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। एंड देन चक्रव्यूह चैलेंज, इसका क्या मीनिंग है, यस, हमने देखो 1991 रिफॉर्म्स के बाद हमने एंट्री तो ईजी कर दी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से, पर जो एग्जिट वाला प्रोसेस है वो टफ कर दिया। कंपनीज इंडिया में सेटअप तो हो रही है पर एग्जिट नहीं कर पा रही, ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। जैसे वोडाफोन का ही लगा लो, इसलिए क्लोज नहीं कर पाई, फोर्ड ऑटोमोबाइल वो भी इसलिए क्लोज नहीं कर पाई, बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कोई इंडिया में आना नहीं चाहता। तो दीज आर पॉलिसी इश्यूज। एंड देन एक और यूज कर सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बहुत इशू है, रैंक दे सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, राइट। एंड पुअर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, कोई डिस्प्यूट जा रहा है तो वो 4 4 5 5 साल लग रहे हैं उस, हाँ, क्रेडिट रेटिंग कम है, यस, वो भी डाल सकते हो। उसी को हम प्रूव करने के लिए हम वो लेके आए थे आईडीबी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी सॉरी, ताकि जो डिस्प्यूट्स है वो इजीली एंड हो सके, राइट। देन टेक्नोलॉजी, इंडिया आर एंड डी में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, जस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी,
राइट, एंड वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है? अब तो कम हो गया, 8 to 9% ऑफ जीडीपी। देखो अगर आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होएगा। तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो एडिशनल ऐड कर देता है 8 to 9%। तो मार्केट में जो 10 की चीज़ बेचनी थी वो वैसे ही 18 की होगी, 100 की चीज़ एक। तो ऑब्वियसली वो जो कंपेटिटर रहेगा वो सस्ते में बेच के मार्केट कैप्चर कर जाएगा। सो ये भी एक डेटा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है? 8 to 9% जीडीपी बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। देन कम्स ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स में इंडिया की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, पर अब नहीं, अब वो रीज़न नहीं होगा। हाँ, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मिडल ईस्ट क्राइसिस, पैंडमिक, वो अफेक्ट कर रहा है। देन और क्या फैक्टर्स है? फ्रेंड शोरिंग हो रहा है। फ्रेंड शोरिंग पता है क्या होता है? नो, ये अभी एक डॉक्टर एस जयशंकर ने यूज़ किया था टर्म। व्हाट डू मीन बाय फ्रेंड शोरिंग? देखो अभी पहले क्या था, डब्ल्यूटीओ था, तो डब्ल्यूटीओ की वजह से क्या था, जितनी नेशंस थे वो आपस में इजीली ट्रेड कर पा रहे थे। बट व्हाट हैपन, पैंडेमिक की वजह से ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना शुरू होगी, राइट। और इनमें डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना। हम एक टर्म यूज़ करते हैं, अगर आपको पता हो, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। ये पता क्या है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन? हाँ, वो भी कह सकते हो, और सिंपल टर्म्स में वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है? नहीं, देखो सिंपल टर्म्स में मीनिंग क्या है, सप्लाई चेन चल रही है, मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं, पर उस ट्रेड में क्या हो रहा है, मैं आप पे डोमिनेट हो रहा हूँ, या फिर आप धीरे धीरे विद टाइम क्या करूँगा, मैं आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लूँगा। अब मेरे पे आप डिपेंडेंट हो गए, तो फ्यूचर में क्या करूँगा, ये इसको एज अ डोमिनेंस को मैं एज अ लेवरेज यूज करूँगा टू गेन सम इकोनॉमिक बेनिफिट। दिस इज व्हाट एक्चुअल डेफिनेशन इज वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। अब वो उसको नेगेटिव टर्म लेना है, पॉजिटिव लेना है, दोनों वैसे हो सकता है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एडवांटेज है मुझे ट्रेड में, मैं उसको एज ए लेवरेज यूज कर रहा हूँ फिर इकोनॉमिक रिलेशंस को बेसिकली। सो अब क्या हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन चाइना कर रहा है, तो इसकी वजह से अब इंडिया को इम्पैक्ट हो रहा है। अब जैसे कोविड के टाइम था, चाइना ने क्या किया, गैल्वन वैली पे अटैक किया, पर इंडिया चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं ले पाया एक्शन, जैसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करती, पर स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, ट्रेड रिलेशंस अभी भी है। सो अब वो क्या, हमारी अटोनमी अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए अब नया कॉन्सेप्ट क्या आया कि आप पहले ढूंढो लाइक माइंडेड कंपनी कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, और यू कैन से फ्रेंड्स, और आप उनके साथ अच्छे से स्टैब्लिश करो सप्लाई चेन, और जो आपके एनिमीज है उनके साथ धीरे धीरे डी कपलिंग करो, कि मतलब उन पे डिपेंडेंसी कम हो। हाँ, देखो अभी क्या था, जब डब्ल्यूटीओ डोमिनेट कर रहा था, सो व्हाट वाज हैपनिंग, होल इकोनॉमी वाज ओपन, सो सप्लाई चेन वाज एक्टिव बिटवीन एवरी नेशन ए बी सी डी, राइट। पर अब क्या हो गया, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कुछ नेशंस को फायदा हुआ, सपोज ए और बी को फायदा हो गया, सी को, बी और डी को नहीं हुआ, पर अभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, बी इज डिपेंडेंट ऑन सी। अब सी क्या कर रहा है, बी को डोमिनेट कर रहा है, जैसे चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, पर बी सी को कुछ नहीं बोल सकता, इंडिया चाइना को, क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल इफेक्ट हो रही है, राइट। और फ्यूचर में अगर वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दे सप्लाई चेन, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगर हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। तो हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए इकोनॉमी में। तभी आया था ना टर्म आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, राइट। पर उसमें भी क्या है, हमें इंपोर्ट कुछ कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है,
तो आप क्या करो, आप वो कंट्रीज ढूंढो जो आपके बिल्कुल अच्छे अलाइज हैं या फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ आप ट्रेड रिलेशंस बनाओ। तो जैसे हम क्वाड लेके जा रहे हैं, तो हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इन पे डिपेंड हो सकते हैं। तो हम मैक्सिमम अब इकोनॉमिक रिलेशन इनके साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। शेयरिंग नहीं है, ओ है। तो ओनली जिन पे हम एक्चुअल ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ रिलेशन आप डीपन करो, और जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते उनके साथ रिलेशन आप कम डिपेंडेंट रखो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आई डोंट थिंक सो कुछ डिफिकल्टी है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो रही है ये आपको ध्यान रखना है, और मेजर्स क्या होंगे यही एक एक पॉइंट दे दो, राइट। तो इजी थे क्वेश्चंस, जस्ट थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो अब आ गया आपके पास, तो अब इससे आप और बेटर लिख पाओगे आंसर्स, और इन पे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे इजिली यू कैन अटेम्प्ट। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आया अब इन क्वेश्चंस को देख के, तो हमारे 2 यूनिट्स अच्छे से तैयार हो गए, राइट।